हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पोर्टल ऑफ एबेक्स एकेडमी रुड़की। सो स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि हमने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। और अभी तक हमारे इस सीरीज़ के 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड चैप्टर में हमने स्टडी किया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रैकेट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा एनर्जी इंटरेक्शन इन ब्रैकेट हीट एंड वर्क। आज हम इस सीरीज का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रैकेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट के नाम लिखे हुए मैंने। फर्स्ट क्या है आपके पास में, जूलियस रॉबर्ट मेयर, जिनका जन्म 25 नवंबर 1814 को हुआ था और इनकी डेथ 20 मार्च 1878 को हुई थी। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे हु हैड द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बिफोर जूल, जिन्होंने हमें आइडिया दिया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का किससे पहले, जूल से पहले। सेकंड नंबर पर हमारे यहाँ पर है जेम्स प्रेस्कॉट जूल, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1818 को हुआ था और जिनकी डेथ 11 अक्टूबर 1889 को हुई थी। और इन्होंने ही हमें कंसेप्ट दिया था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो चलिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए स्टूडेंट, क्या है कि 1842 में मेयर साहब को आइडिया आया था किसका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। उस टाइम उन्होंने कुछ इक्वेशन लिखी, कुछ पेपर लिखे, उनको लेकर वो एक पब्लिशर के पास में गए एंड आस्क पब्लिशर टू पब्लिश दिस पेपर। तो पब्लिशर का जो सबसे पहला क्वेश्चन आया वो क्या था कि यू हैव गिवन सम इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डू यू हैव एनी मैथमेटिकली प्रूफ टू सपोर्टिंग द इक्वेशन, कि आपने ये जो इक्वेशन लिखी है आपके पास में इनका कोई मैथमेटिकली प्रूफ है। मेयर साहब, नो सर, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकली प्रूफ। अगेन पब्लिशर आस्क कि सर यू हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ टू सपोर्टिंग द इक्वेशन। मेयर साहब, नहीं सर, मेरे पास में इनका कोई एक्सपेरिमेंटल भी प्रूफ नहीं है। मेयर साहब ने कहा सर आई डोंट हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकली प्रूफ। पब्लिशर ने सोचा, सोचने के बाद पब्लिशर ने बोला कि सर प्लीज़ काइंडली एक्सक्यूज़ मी, मैं आपके इन पेपर को पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि ये हमारा एक रेपुटेटेड पब्लिकेशन है। मेयर साहब दुखी हुए, दुखी होने के बाद वो वहाँ से चले गए। एग्जैक्टली आफ्टर 7 ईयर्स, 7 साल के बाद जूल्स एंटर द सेम। 7 साल के बाद जूल सेम इक्वेशन, सेम पेपर लेकर सेम पब्लिशर के पास में गए। तो पब्लिशर का सबसे पहला क्वेश्चन कि जूल साहब, यू हैव गिवन सम इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, डू यू हैव एनी मैथमेटिकली प्रूफ। जूल साहब, नो सर, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकली प्रूफ। अगेन सेकंड क्वेश्चन आपको पता है क्या आएगा कि डू यू हैव एनी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। जूल साहब, यस सर, आई हैव कंडक्टेड 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट टू सपोर्टिंग दिस इक्वेशन, कि सर मैंने 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं जो इन इक्वेशन को सपोर्ट करते हैं। पब्लिशर वाज वेरी हैप्पी एंड पब्लिश दोज पेपर इन आवर पब्लिकेशंस। तो पब्लिशर ने जूल साहब की वो इक्वेशन, वो पेपर अपने पब्लिकेशन में पब्लिश कर दिए। 8 to 10 डेज जूल्स फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। 8 से 10 दिन के अंदर जूल साहब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए। हर लोग अप्रिशिएट करते हैं कि व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस इक्वेशन। हर लोग अप्रिशिएट करते हैं कि क्या इक्वेशन दी है जूल साहब ने। उसके बाद क्या हुआ कि मेयर साहब जो थे कि आज से ठीक 7 साल पहले मैं सेम इक्वेशन, सेम पेपर को लेकर उस पब्लिशर के पास में गया, लेकिन उन्होंने मेरी इक्वेशंस, मेरे पेपर पब्लिश नहीं किए। उस टाइम क्या था कि जो मेयर साहब थे आपके, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए और उसी दौरान एक मेजर एक्सीडेंट में उनके 2 चिल्ड्रन लॉस्ट हो गए, 2 चिल्ड्रन एक्सीडेंट में मारे गए। मेयर साहब और डिप्रेशन में चले गए। तो मेयर साहब ने सोचा कि भाई
मेरे पास मेरा जो वर्क किया हुआ है वो नहीं रहा, मेरे बच्चे मेरे पास में नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या काम किया कि वो एक बिल्डिंग पर चढ़े, 3-4 माले की बिल्डिंग पर चढ़े, वहाँ से उन्होंने नीचे जंप किया। जैसे ही उन्होंने जंप किया, उस एक्सीडेंट में उनके दोनों पैर नहीं रहे, ठीक है। तो फिर लोगों को लगा कि भाई 1842 में जो सबसे पहला आइडिया आया था वो किसके साथ में आया था, रॉबर्ट मेयर साहब के पास में आया था। तो उनको भी उस चीज़ का कुछ क्रेडिट मिलना चाहिए कि मेयर साहब के साथ जो जूल साहब हैं, जूल साहब के साथ साथ में मेयर साहब को भी अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि 1842 में जूल साहब से पहले उन्होंने ये आइडिया लेकर आए थे। तो उस टाइम जब लोगों ने सोचा कि भाई मेयर साहब को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, तो एक इक्वेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इस इक्वेशन को फिर बाद में नाम दिया गया था मेयर्स इक्वेशंस, मेयर्स इक्वेशन। तो इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने का मतलब, आपके साथ में शेयर करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट अब हम थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्ट करेंगे यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ से आपने देखा है कि थर्मोडायनेमिक्स में कोई भी मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस है बच्चों, एक्सपेरिमेंटल बेस है। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिजल्ट आया, उन रिजल्ट को भी मैं आपके सामने कुछ रिजल्ट को यहाँ पर शेयर करूँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू चैप्टर, 4th चैप्टर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन ब्रैकेट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ये जो वर्ड है आपके पास में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये क्या है। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ द टोटल एनर्जी ऑफ an isolated system is always constant। तो देखिए बच्चों, ये एक जो मैंने लिखवा रखा है, इसको 5 स्टार मार्क करके आप नोट करिएगा, क्योंकि ये ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से अगर स्टेटमेंट दे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, और इट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। ये स्टेटमेंट आप सभी को पता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का। अब सवाल ये है कि सर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का आपने ये बताया कि जो टोटल एनर्जी होगी आइसोलेटेड सिस्टम की, वो हमेशा कांस्टेंट होगी, और एनर्जी को ना हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना हम उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक फॉर्म से किसी दूसरी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या करते हैं। अब एग्जाम्पल आप बताइए सर कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एग्जाम्पल क्या आएगा। देखिए वेरी सिंपल, एग्जाम्पल क्या है, वाटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। आप सभी को पता है कि पानी से हमारी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पानी कहाँ से आता है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द स्काई, वाटर फॉल फ्रॉम द स्काई कन्वर्टिंग पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी उससे हम टरबाइन को रोटेट कराएंगे। जब आपकी टरबाइन रोटेट करेगी, उससे हम जनरेटर कनेक्ट करके रखेंगे, वहां से हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। तो वाटर कहां से आया आपके पास में, स्काई से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी से हमारी क्या प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये क्या है आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल। चलिए अब हम स्टेटमेंट की बात करेंगे, किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यहां पर हम बात करेंगे स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या आएगा आपके पास में कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। जब भी हम साइकिल क्या है आपके पास में, इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है आपके पास में, सेम है। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं यहां पर कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम
for a closed system undergoing a cycle, net heat transfer और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ समीशन Q, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर इन ब्रैकेट समीशन W। तो यहां से जो डेफिनेशन मिली वो क्या है कि फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, देखिए क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं और किसकी बात करेंगे यहां पर, ए साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर समीशन Q इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर। तो यहां से जो इक्वेशन आएगी वो क्या है कि समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W। यहां से क्या है आपके पास में, अब ये जो इक्वेशन आपके पास में आई वैलिड ओनली फॉर ए साइकिल, अब वो साइकिल आपकी रिवर्सिबल भी हो सकती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकती है, तो यहां से ये जो इक्वेशन आपके पास में आई समीशन Q इज इक्वल टू समीशन W वैलिड ओनली फॉर अ साइकिल, वो चाहे रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। तो फर्स्ट लॉ के स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सिस्टम की। अभी तक हमने ओपन सिस्टम की बात नहीं की, किसकी बात करें, क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेटवर्क ट्रांसफर। चलिए समझते हैं ये क्या है। यहां पर देखिए, मान लीजिए कि अगर मैं कहूं ये क्या है, यहां पर आपके पास में प्रेशर, ये क्या है आपके पास में वॉल्यूम, और ये क्या है आपके पास में 1, ये क्या है आपके पास में 2, पाथ ए, ये क्या है पाथ बी। तो ये क्या था आपका इनिशियल पॉइंट, यहां से यहां गए, यहां से दोबारा वापस आए सेम पॉइंट पर, तो इसको क्या कहेंगे हम, साइकिल। कौन सी, 2 प्रोसेस साइकिल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं अभी। देखिए मान लीजिए स्टूडेंट, ये क्या है यहाँ पर आपके पास में एक पीवी डायग्राम, ये क्या है आपके पास में प्रेशर, और ये क्या है यहाँ पर आपके पास में वॉल्यूम। और जो हमारी साइकिल है ये क्या है उसका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, और यहाँ से हम यहाँ वापस आए। तो ये क्या था स्टार्टिंग 1, ये क्या है आपके पास में 2, ये क्या है आपके पास में 3। तो ये क्या है आपके पास में एक 3 प्रोसेस साइकिल। ये क्या है 3 प्रोसेस साइकिल, 1 to 2 एक प्रोसेस, 2 to 3 सेकेंड प्रोसेस, 3 to 1 थर्ड प्रोसेस। तो 3 प्रोसेस साइकिल है आपके पास में ये। अगर इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल से हम समझें कि मान लीजिए कि जो 1 to 2 प्रोसेस है आपके पास में, ये क्या है आपके पास में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पर जो इसमें हम हीट सप्लाई करेंगे वो कितनी कर रहे हैं, मान लीजिए सिस्टम को हमने हीट सप्लाई किया कितना, 85 किलो जूल। अब हम यहां पर बात करेंगे 2 to 3, जो सेकेंड प्रोसेस आपके पास में आएगा, यहां पर हमने सिस्टम को कुछ वर्क दिया, कितना वर्क हमने सिस्टम को दिया 20 किलो जूल, और सिस्टम से जो हमारी हीट रिजेक्ट होगी वो कितना है 95 किलो जूल। ये जो सिस्टम से हीट रिजेक्ट हुई हमारे पास में, ये कौन सी हो गया आपके पास में, कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगी हमारे पास में हीट रिजेक्ट होगी, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, हीट सप्लाई कर रहे हैं। 1 to 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 2 to 3 आपके पास में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे 3 to 1, तो जो 3 to 1 है आपके पास में, 3 to 1 ये क्या है आपके पास में, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो 3 to 1 है इसके लिए आपको वर्क कैलकुलेट करना है। क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है।
क्या करना है, कैलकुलेट वर्क W3 आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, अब ये क्या है आपका, ये क्या है, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। तो यहाँ से जब हीट सप्लाई कितना किया, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हीट सप्लाई कितना किया हमने, क्या लिख सकते हैं, Q1 प्लस के, Q2 प्लस के, Q3 इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। देखिए स्टूडेंट, अगर हम बात करेंगे प्रोसेस 1 to 2 की, तो 1 to 2 में हमने यहाँ पर हीट सप्लाई कितना किया, 85 किलो जूल। और जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करेंगे इज टेकन एज पॉजिटिव, तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास में 85 किलो जूल हमने हीट सिस्टम को सप्लाई किया, ये क्या रहेगा आपके पास में प्लस में। सेकंड, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की हम बात करें तो सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी कितनी, 95 किलो जूल। और जब किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होगी तो क्या लेंगे हम, माइनस के 95 किलो जूल प्लस, अब 3 to 1 क्या है आपके पास में, एडियाबैटिक प्रोसेस। और आप सभी को पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस के केस में हीट ट्रांसफर कितना होगा आपके पास में, 0। तो यहां पर कितना लेंगे हम, 0 इज इक्वल टू वर्क, पहला क्या है 1 to 2 वॉल्यूम कांस्टेंट। कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में अगर पैडल व्हील और स्टीयरिंग को हम छोड़ दें तो कांस्टेंट वॉल्यूम जब भी आपके पास में आएगा, वर्क डन कितना आएगा आपके पास में, 0। तो यहां से कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में वर्क कितना है आपके पास में, 0। अब बात करेंगे प्रोसेस 2 to 3 की। 2 to 3 के केस में हमने सिस्टम को वर्क दिया, वर्क किया ऑन द सिस्टम। जब हमने सिस्टम पे वर्क कितना किया, माइनस के 20 किलो जूल, और W3 आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां से स्टूडेंट क्या आएगा कि जब मैं 95 में से 85 घटाऊंगा तो कितना बचेगा आपके पास में, 10 किलो जूल इज इक्वल टू माइनस के 20 किलो जूल प्लस के W3। अब ये क्या है, माइनस के 95, ये क्या है, प्लस के 95, तो कितना आएगा आपके पास में, माइनस के 10 किलो जूल। जब माइनस 20 किलो जूल को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास में, प्लस के 20 किलो जूल। तो यहां से जो W3 आएगा, W3 कितना आएगा, 10 किलो जूल। इतना वर्क हमने यहाँ पर किया। तो ये इस इक्वेशन का मतलब है कि जो नेट हीट ट्रांसफर होगी इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर के। वो आपने देख लिया यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया जिससे आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। और वैलिड किसके लिए, वैलिड ओनली फॉर इस साइकिल जिसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है आपके पास में, सेम होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। consequences of first law of thermodynamics कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सिक्वेंसेज की कि ये जो कॉन्सिक्वेंस है इसका मतलब क्या है। देखिए कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है स्टूडेंट, आपका यहाँ पर रिजल्ट। अभी आपके सामने एक जो छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर करी थी मेयर साहब की और जूल साहब की, तो आपको उस टाइम पता चला था कि जूल साहब ने 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे। वो जो 1000 ऑफ एक्सपेरिमेंट हैं उनमें से कुछ का रिजल्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है आपके पास में, रिजल्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो चलिए यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस क्या है आपके पास में कि हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। यहां से क्या आएगा आपके पास में, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन।
हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, अभी तक जब से हमने थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तब से लेके आज तक हमें केवल हमने एक ही पाथ फंक्शन पढ़ा है, वो क्या है आपके पास में वर्क। वर्क क्या है आपके पास में पाथ फंक्शन। आज हम यहाँ पर सेकंड पाथ फंक्शन पढ़ेंगे, हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, सॉरी ये क्या है आपके पास में कॉन्सिक्वेंसेस। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर अगर मैं एक डायग्राम प्लॉट करूँ, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर प्रेशर, ये क्या है यहाँ पर आपके पास में वॉल्यूम। अब हमारे पास में ये एक साइकिल है कुछ ये इस तरीके से, ये क्या है 1, ये क्या है आपके पास में 2, यहाँ से यहाँ क्या है पाथ ए और ये क्या है आपके पास में पाथ बी। और फर्स्ट लॉ की इक्वेशन क्या है, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, और वर्ड क्या है हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। और पाथ फंक्शन आपको मैंने वर्क में बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी डैश डब्ल्यू या डेल डब्ल्यू से। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर हम लिखें इस साइकिल की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है आपका इनिशियल पॉइंट, यहाँ से यहाँ गए, दोबारा फिर वापस इस पॉइंट पर आइए, क्या है आपके पास में फाइनल। जब इनिशियल फाइनल आपस में मीट करेंगे उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर साइकिल। तो क्या आएगा आपके पास में कि डी डैश क्यू 1A2 प्लस डी डैश क्यू 2B1 इज इक्वल टू डी डैश डब्लू 1A2 प्लस डी डैश डब्लू 2B1। ये इक्वेशन है कि नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर। किस साइकिल के लिए, इस साइकिल के लिए। अगर मैं यहाँ पर पाथ बी को हटा के यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से पाथ सी, ये क्या है आपके पास में यहाँ पर पाथ सी, तो जो न्यू इक्वेशन आएगी देखिए इनिशियल का पाथ सेम रहेगा 1A2 2C1। तो एक जो नई इक्वेशन आपके पास में आएगी ये क्या आएगी, डी डैश क्यू 1A2 प्लस डी डैश क्यू 2B1 सॉरी 2C1 इज इक्वल टू डी डैश डब्ल्यू 1A2 प्लस डी डैश डब्ल्यू 2C1। अब ये क्या थी यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहली साइकिल के लिए, ये क्या इक्वेशन नंबर 2 सेकंड साइकिल के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अब दो इक्वेशन आपके पास में, जब आप इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 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 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पर कैंसिल आउट। इक्वेशन आपके पास में क्या बचेगी कि डी डैश क्यू 2B1 माइनस के डी डैश क्यू 2C1 इज इक्वल टू, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास में कैंसिल आउट। तो क्या आएगा डी डैश डब्ल्यू 2B1 माइनस के डी डैश डब्ल्यू 2C1। तो यहाँ से आपके पास में एक इक्वेशन आई। चलिए अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर इन दो पाथ को मैं यहाँ पर उठाऊं, ये क्या है आपके पास में 1, ये क्या है यहाँ पर आपके पास में 2, ये 1 और ये क्या है आपके पास में 2, ये क्या है पाथ आपके पास में क्या है B, और यहाँ से ये जो पाथ आपके पास में आएगा ये क्या है आपके पास में यहाँ पर C। चलिए वेरी गुड। अब यहाँ पर क्या है कि जब हमने वर्क ट्रांसफ़र आपको बताया था, वर्क ट्रांसफ़र क्या है कि जब वर्क ट्रांसफ़र की डेफिनेशन दी थी पीवी डायग्राम के अंदर कि कुछ इस तरीके से हमारे पास में क्या था, ये आया था कि एरिया अंडर द कर्व, ये क्या था प्रेशर, ये क्या था वॉल्यूम, कि एरिया अंडर द कर्व व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस, जब हम वॉल्यूम एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे, व्हेन प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस टू गिव्स नॉन फ्लो और क्लोज सिस्टम वर्क, कि जितना एरिया प्रोजेक्ट करेंगे उतना ही हमें क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब यहाँ पर अगर मैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट करूँ, ये प्रोजेक्ट किया, इसके लिए हमें वर्क कितना मिला, डी डैश डब्ल्यू 2B1, और जब आप यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करोगे 2C1 को तो कितना आएगा, डी डैश डब्ल्यू 2C1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब मैं
इस इतने एरिया को यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँगा और जब मैं इस एरिया को यहाँ पर प्रोजेक्ट करूँगा तो जो 1B2 है उसके लिए एरिया और जो 2C1 है उसके लिए एरिया सेम नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या है कि जब हम इस एरिया को प्रोजेक्ट करेंगे वॉल्यूम एक्सिस पर तो जितना एरिया हमारे पास में होगा उतना ही हमें वर्क मिलेगा। तो यहाँ पर वर्क कम मिलेगा कंपेयर टू दिस, यहाँ पर वर्क आपको ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर वर्क आपको कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि D-W2B1 नॉट इज इक्वल टू D-W2C1, ये आपका इक्वल नहीं होगा। और अगर यहाँ से ये क्वांटिटी नॉट इक्वल टू 0 आएगी, ये क्वांटिटी अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगी तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी D-Q2B1 माइनस के D-Q2C1 नॉट इज इक्वल टू 0। अगर यहां पर ये भी नॉट इज इक्वल टू 0 आएगी, इट मींस हीट ट्रांसफर इज अ पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर क्या है आपके पास में? पाथ फंक्शन है। आप देख सकते हैं कि दो द एंड पॉइंट ऑफ पाथ B and C are same, though the endpoint of path B and C are same, but the heat transfer is not same. इसीलिए heat transfer is a path function, not a property, and it is inexact differential. क्लियर? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैं आपको लिखवाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर के। चलिए यहाँ पर क्या है आपके पास में इंपॉर्टेंट पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू हीट ट्रांसफर और वर्क ट्रांसफर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास में कि हीट ट्रांसफर क्या है? पाथ फंक्शन। अभी हमने देखा यहाँ पर वर्क ट्रांसफर क्या है आपके पास में? पाथ फंक्शन। तो यहाँ पर हम करेंगे बात पॉइंट नंबर 1 की। तो पहला क्या है? बोथ आर पाथ फंक्शन। बोथ आर पाथ फंक्शन। बोथ आर पाथ फंक्शन, ये भी आपने देख ही लिया यहाँ पर। बोथ आर पाथ। सेकंड क्या है आपके पास में? बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज। बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज। तो पहला आपको यहां पर क्या मिला कि बोथ आर पाथ फंक्शन। हीट ट्रांसफर की बात करें या वर्क ट्रांसफर की बात करें, दोनों के दोनों पाथ पर डिपेंड करेंगे। सेकंड, अगर ये पाथ फंक्शन है तो ये प्रॉपर्टी नहीं होंगी। पॉइंट नंबर 3, बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब स्टूडेंट इनएग्जैक्ट का मतलब क्या है? ये वर्क ट्रांसफर में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब LHS नॉट इक्वल टू RHS इट मींस इनएग्जैक्ट। अगर वो इक्वल होंगी तो क्या है? एग्जैक्ट। वो मैंने आपको उसमें एग्जांपल में वर्क ट्रांसफर में एग्जांपल देके आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो 3 पॉइंट हुए। बोथ आर पाथ फंक्शन। सेकंड, बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज। थर्ड, बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। नंबर 4 इज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। चाहे हम हीट ट्रांसफर की बात करें चाहे हम वर्क ट्रांसफर की बात करें, वो कब होगा? जब वो बाउंड्री को क्रॉस करेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये बाउंड्री फिनोमिनन क्यों है। ठीक है, चलिए तो 4 पॉइंट अभी हमने यहां पर देखे। नंबर फर्स्ट इज बोथ आर पाथ फंक्शन, बोथ आर नॉट प्रॉपर्टीज, बोथ आर इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए कि 2 सिस्टम है आपके पास में। यहां पर ये एक सिस्टम आपके पास में ये है और एक सिस्टम आपके पास में ये है। यहां पर हमारे पास में क्या है? वाटर। और यहां पर इस सिस्टम के अंदर हमारे पास में क्या है? इंटरनल एनर्जी। अब
ये सिस्टम है, यहाँ पर वाटर है, ये सिस्टम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी। जब मैंने आपको वर्क पढ़ाया था तो वहाँ पर स्पेशली बताया भी था कि वर्क कब होगा, जब वो सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगा। चलिए हीट ट्रांसफर की यहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, सिस्टम के अंदर वाटर, इस सिस्टम के अंदर क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो आप सिंपली सेज दैट कि ये क्या है आपके पास में, वाटर वाटर वाटर, और ये क्या है आपके पास में, इंटरनल एनर्जी। अब मान लीजिए कि यहाँ से जब बारिश स्टार्ट होगी, मान लीजिए बारिश स्टार्ट होगी, तब आप इसको क्या होगा, रेन रेन रेन, तब क्या होगी इसको आप कि रेन है, ये क्या है आपके पास में, रेन रेन, बारिश होगी। और जब इस सिस्टम से एनर्जी ट्रांसफर होगी किसकी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, ये कुछ इस तरीके से, तब हम क्या कहेंगे, हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर। अभी क्या है यहाँ पर, ये वाटर, ये जो वाटर है, जो आसमान है, आसमान में क्या है, स्काई के अंदर जो वाटर है, तो वाटर रहेगा वो, लेकिन जब बरसात स्टार्ट होगी, जब ये सिस्टम की बाउंड्री क्रॉस करेगा, तब हम उसको कहेंगे रेन। सेम अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, किसी सिस्टम के अंदर उसकी कुछ इंटरनल एनर्जी है, जब इंटरनल एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करेगी, तब हम कहेंगे हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर। यहां पर क्या है, रेन। इज दैट क्लियर? तो हीट ट्रांसफर क्या है कि बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। वर्क आपको पता है, अभी क्या है, कॉलिंग एट इंटरनल एनर्जी, लेकिन जैसे हीट ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा, इस सिस्टम की बाउंड्री को जैसे क्रॉस करेगी, तो क्या कहेंगे, हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर हीट ट्रांसफर। तो वर्क और हीट, जो वर्क और हीट है आपकी, या वर्क ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर कहें, बोथ आर बाउंड्री फिनोमिनन। एक बार ये प्रोसेस ओवर हुआ, एक बार ये प्रोसेस ओवर हुआ, क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी। एक बार बारिश बंद हुई, क्या कहेंगे, वाटर वाटर वाटर। ये क्लियर है ना यहां तक? चलिए अब जो फिफ्थ पॉइंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास में। फिफ्थ क्या है आपके पास में कि बोथ आर एनर्जीज इन ट्रांजिएंट प्रोसेस इज ओवर। तो यहां से देख सकते हैं कि बोथ आर एनर्जीज इन ट्रांजिएंट, दैट इज दे अपीयर ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस and they lost meaning once the process is over। तो यहां से आपने 5 पॉइंट देखे। फर्स्ट क्या है कि both are path function, both are not properties, both are inexact differential, both are boundary phenomenon, and last one is both are energies in transient, that is they appear only during the process and they lost meaning once the process is over। तो आज से हम हीट को हीट ट्रांसफर, वर्क को वर्क ट्रांसफर कहेंगे। हीट वर्क क्या है आपका, बिल्कुल गलत है। चलिए एक इस इंपॉर्टेंट लाइन में लिख देते हैं इसको, यहां पर हम नोट करके लिखेंगे, यहां पर नोट क्या आएगा आपके पास में कि इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग to use the word heat or work, heat and work। The correct word is the correct words are heat transfer और work transfer। तो यहां से आपने देखा है कि इट इज रॉन्ग टू यूज द वर्ड्स हीट एंड वर्क। द करेक्ट वर्ड्स आर हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर। तो आई होप जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया, जो छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ में शेयर की, तो वो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। इसका कोई भी मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है, ये पूरा का पूरा किस पर बेस है, एक्सपेरिमेंटल बेस है ये आपका।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में, इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई कर सकूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।